तो चलते हैं और बात करते हैं कि पारिस्थितिकी के जो प्रकार है वह पर्यावरण भूगोल सविंदर सिंह जी की जो पुस्तक है उसके अंतर्गत इसे किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। तो पारिस्थितिकी के प्रकार जो हमने पहले भी पढ़े हैं, तो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर हम पारिस्थितिकी के प्रकारों को अलग अलग तरह से उसे विभक्त करते हैं। अब इन विभक्त करने या पारिस्थितिकी के प्रकारों को हम जब वर्गीकृत करते हैं तो हम कई आधार लेते हैं और इन्हीं आधारों में सबसे पहले है कि निवासी स्थान। निवासी स्थान का अर्थ होता है हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ होता है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक तत्व है या जैविक जो कंपोनेंट है जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, वो कहाँ रहता है, उस रहने के स्थान के आधार पर उसे हम किस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। तो अगर हम हैबिटेट के आधार पर देखें तो एक जो जीव है वह एक विशिष्ट यानी एक खास क्षेत्रीय इकाई में भौतिक पर्यावरण की दशाओं का वह प्रतिनिधित्व करता है। वहां पर जो पाए जाने वाली जो भौतिक दशाएं हैं वह जैविक समुदाय की प्रकृति और विशेषताओं को निर्धारित करती है। तो इस आधार पर सबसे पहले हमें देखना है कि वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। तो निवासीय स्थान के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र जो स्थलीय भागों में यानी महाद्वीपों पर विकसित होता है। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र वो होता है जो जलीय क्षेत्र यहाँ महासागरों या नदियों या झीलों या तालाबों के अंदर विकसित होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि एक घास का पारिस्थितिकी तंत्र, एक वन का पारिस्थितिकी तंत्र आपको स्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ एक नदी का पारिस्थितिकी तंत्र या मैं किसी तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र या किसी मैं झील के पारिस्थितिकी तंत्र की बात करता हूँ तो वह मेरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर इसे शामिल किया जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ चुकी होगी कि किस प्रकार से इस पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको हम इस प्रकार से अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भौतिक दशाओं एवं उनके जैविक समुदायों पर प्रभाव के अनुसार जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो है उसमें अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं मिलती हैं और उसे भी हम अलग अलग भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने घास और वन लिखा था, उसी के आधार पर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो बड़े ऊंचे स्थान पर पाया जाता है यानी पर्वतों पर पाया जाता है, तो पर्वतों पर पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा। नीचे वाले स्थानों पर मैदानी भागों में पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा। रेगिस्तानों में पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा और जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहां पर पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र अलग प्रकार का होगा। फिर इसी भी हम अलग अलग भागों में डिवाइडेशन करना चाहे या लघु भागों में विभाजित करना चाहे तो इसे भी कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। बात करते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को अगर बात करें तो स्थलीय के बाद जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है यानी जल। अब जल कहाँ पाया जाता है? जल पाया जाता है महासागर या कोई छोटा सा सागर हो या फिर कोई झील हो या फिर कोई तालाब हो या कोई नदी हो, इन सभी में जल पाया जाता है। लेकिन इन सभी जल मीठे नहीं होते हैं। कहीं पर मीठा फ्रेश वाटर मिलता है। जो महाद्वीपों पर स्थित जो जलीय भाग है वहां पर फ्रेश वाटर वाला स्थलीय आपको पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलता है। यानी वहां पर आपको झील मिलेंगे, तालाब मिलेंगे, नदियां मिलेगी, तो वो एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग प्रकार का होगा और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा वो अलग प्रकार का होगा। अगर मीठे जल वाले पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एक नदी के अंदर पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, एक झील में पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, एक तालाब में पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, एक दलदल में पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र, इसे हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो बिल्कुल नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूं।
कि एक पारिस्थितिकी तंत्र ठीक उस प्रकार से है जैसे कि आपका एक परिवार है और आपके परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार से तालाब हो चाहे झील हो, वहां पर पाए जाने वाले जितने भी जीव है, वहां पर पाए जाने वाली जितनी भी वनस्पतियां हैं, वहां पर पाए जाने वाले जितने भी जो पोषक तत्व होते हैं, इन सभी के बीच में एक विशेष अंतः क्रिया चलती है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और सभी क्षेत्रों का जो इकोसिस्टम है अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो खुले सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र या तट के आसपास कोस्ट के पास जो ज्वार नदमुखी एस्चुरी जो है उनका पारिस्थितिकी तंत्र, कोरल रीफ यानी जो प्रवाल जो होते हैं उनका एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस प्रकार से कई इसे उप भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सतह का पारिस्थितिकी तंत्र पैलेजिक और ये नितलीय, ये कल की जो क्लास रही उसके अंतर्गत मैंने विस्तार से समझाया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो सागर में काफी गहराई पर विकसित होता है और एक पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा होता है जो कम गहराई पर, जहां पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच जाता है, वहां पर विकसित होता है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो काफी बड़े आधार पर उसे विभाजित किया जाता है। अब बात करता है इकोक्लाइन। अब इकोक्लाइन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इकोक्लाइन क्या होता है। इकोक्लाइन का अर्थ होता है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों की बात करता है। जैसे कि एक पारिस्थितिकी तंत्र है ये है जल का और एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो है स्थल का। जल का और स्थल दो पारिस्थितिकी तंत्र खासकर पादप समुदाय में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल जो होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है, उसे इकोक्लाइन कहा जाता है। ये है आपके इकोक्लाइन। ठीक है। अब इकोक्लाइन के अंतर्गत देखिएगा, जल के अंतर्गत आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मछलियां देखने को मिलेगी। और स्थलीय भाग कर बात करें तो यहाँ आपको बकरी या हिरण देखने को मिल सकता है, शेर देखने को मिल सकता है। लेकिन बीच का जो ये क्षेत्र है ट्रांजिशनल जोन, वहां पर आपको क्या मिलेगा, मेंढक मिलेगा, वहां पर कछुआ मिलेगा जो उभयचर के नाम से जाने जाता है, यानी दोनों में, जल में भी रह सकता है और स्थलीय भाग में भी रह सकता है। तो ये जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है इकोक्लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तव में इकोक्लाइन जो है वह प्रवणता, पारिस्थितिकी प्रवणता होती है जिसके सारे जीविक समुदाय जो है, खासकर पादप समुदाय और भौतिक समुदाय में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। और किसी इकोसिस्टम के अंतर्गत बदलती हुई दशाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले इकोक्लाइन के अध्ययन को प्रवणता विश्लेषण कहा जाता है। इतना हमें डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम आगे बढ़ते हैं और इस पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों को अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये इकोक्लाइन वाला है। तो इकोक्लाइन के अंतर्गत हम इसको हटा देते हैं, ये किताब के अंतर्गत दे रखा है। ये अलग अलग प्रकार के घास क्षेत्रों के और अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। देखिएगा ये वर्गीकरण है, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, जो आज बिल्कुल नए जुड़े हैं वो पिछली क्लास को देख लेंगे तो आपको काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। क्षेत्रीय मापक या विस्तार के आधार पर उद्देश्यों के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों को कई भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब क्षेत्रीय मापक का अर्थ होता है कि समस्त जीव मंडल है जो कि एक खुद में बहुत बड़ा एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जीव मंडल जहां पर जीव रहता है। अब इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो है महाद्वीपों का पारिस्थितिकी तंत्र और एक है महासागरों का पारिस्थितिकी तंत्र। तो आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय मापक को घटाकर एकांकी जीव यानी इंडिविजुअल जो एनिमल है, चाहे कोई प्लांट है, वहां तक इसे शामिल किया जा सकता है। जैसे कि एक जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र महाद्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम सरिता, नदियां, झील, जलाशय, फसलों के क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम गौशाला पारिस्थितिकी तंत्र या एकाकी पादप पारिस्थितिकी तंत्र, पेड़ की जड़ या ऊपर कैनोपी का पारिस्थितिकी तंत्र, इसको अलग अलग भागों में उसका क्षेत्र के आधार पर डिवाइडेशन किया जा सकता है। जैसे कि एक
फसल विशेष का जो पारिस्थितिकी तंत्र अलग प्रकार का होगा, एक गौशाला का पारिस्थितिक तंत्र अलग प्रकार का होगा, पेड़ की जल का पारिस्थितिक तंत्र अलग होगा, ऊपर की वितान, वितान का अर्थ होता है कैनोपी, कैनोपी का अर्थ होता है पेड़ के ऊपर ये जो कैनोपी, इसको कहा जाता है कैनोपी। तो कैनोपी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपको अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये उसके क्षेत्र के आधार पर, यानी एक पेड़ है तो एक पेड़ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है वो जड़ का पारिस्थितिकी तंत्र है या उसकी कैनोपी का पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके अंदर तने शामिल है, या फिर उस पत्तियों के साथ पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट है उपयोग के आधार पर। तो उपयोग के आधार पर ईपीओडम ने इस प्रकार का वर्गीकरण किया कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो कल्टीवेटेड लैंड में पाया जाता है, यानी आपके द्वारा आपके जो खेत है उस खेत के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें फसल, फसल के साथ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव और वहां पर पाए जाने वाले जीव के अंतर्गत जो फ्लाइंग जैसे कि मधुमक्खियां हैं तो वह भी उसके फ्लोरिकेशन के लिए लाभदायक होती है। कुछ केंचुए जो वगैरह जो होता है जो मृदा के लिए लाभदायक होता है। इसके अंतर्गत कृषि के अंतर्गत मानव का भी रोल रहता है, क्योंकि जो कृषि है वह हमारा एक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर गिना जाता है। ये प्रकृति जो है वह प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है क्योंकि मानव का रोल इसके अंतर्गत रहता है। फिर है अकृषित क्षेत्र जिस पर कृषि नहीं की जाती है, यानी मानव का रोल नहीं है, तो वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृषित पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो फसलों के आधार पर इसे भी हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी अ जो है उस अ को अगर अलग अलग भागों में डिवाइड करना है तो एक गेहूं का पारिस्थितिकी तंत्र, गेहूं के साथ जीवित रहने वाले जो जीव हैं वो अलग होंगे और वहां पर पाई जाने वाली वातावरण की जो दशाएं हैं वो भी अलग होगी। इसी प्रकार से चावल का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, गन्ने का पारिस्थितिकी तंत्र होगा, घास क्षेत्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। और अकृषित जहां पर कृषि नहीं की जाती है तो उन क्षेत्रों को अगर अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में बांटना है तो वन का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ऊंची घास का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, बंजर भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया जिसे वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा दलदल क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। इस प्रकार से हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कृषित और कृषित इस उपयोग के आधार पर हम इस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऊर्जा कहां से मिलती है इकोसिस्टम को, तो उसके आधार पर ईपीओडम 1975 ने जो वर्गीकरण दिया, तो एक इकोसिस्टम है जो सौर ऊर्जा से चलता है, यानी सौरिक ऊर्जा द्वारा इसका संचालन होता है। तो किसी भी स्रोत से ऊर्जा की आपूर्ति दूसरे स्रोत से नहीं होती है, केवल सूर्य से ही सूर्य का जो विकिरण प्राप्त होता है उसे पौधे ग्रहण करते हैं। पौधे जो होते हैं इसे हम प्राथमिक उत्पादक के नाम से जानते हैं, उत्पादक के नाम से जानते हैं। ये प्रोड्यूसर है और उस पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए क्लोरोफिल की सहायता से अपना आहार निर्माण करते हैं। तो इस विधि से जो रासायनिक ऊर्जा है वह उसमें उसको यानी रासायनिक ऊर्जा में उसे बदला जाता है। किस ऊर्जा को? जो सौरिक ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। किस विधि से बदला जाता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा माना जाता है। तो इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह खुले सागरों के अंदर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। वहां पर इस प्रकार के फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन देखने को मिलते हैं। उच्च स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र काफी ऊंचे पर अल्पाइन जो वनस्पति पाई जाती है, लाइकेंस, काई है, घास के मैदान है, बड़े बड़े जो गहरी और विस्तृत झीलें हैं। तो इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर ऊर्जा के प्रवाह की बात करें कि ऊर्जा का फ्लो, ये आगे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा कि इकोसिस्टम के अंतर्गत एनर्जी का फ्लो किस प्रकार से चलता है। तो 1000 से 10,000 किलो कैलोरी के बीच ये घटता बढ़ता हुआ एनर्जी आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह आपके सौरिक ऊर्जा से चलते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पारिस्थितिकी तंत्र वह है किस प्रकार का? तो प्रकृति अनुपूरित ऊर्जा संपन्न सौर ऊर्जा चालित पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता देखने को मिलेगी? तो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो इसमें सौरिक ऊर्जा के अलावा, यानी प्राइमरी सोर्स तो है लेकिन उसके साथ साथ सेकेंडरी सोर्स से भी इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति
होती है। इससे पहले हमने कहा कि केवल और केवल सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे कि ज्वार की बात करें तो ज्वार कैसे आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के प्रभाव के कारण ज्वार आता है। हवा किस प्रकार से चलती है, न्यून वायुदाब और उच्च वायुदाब के बीच जो वेरिएशन आता है उससे वायु चलती है। जो धरातल पर बहने वाला जो जल है उसमें कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसका योगदान रहता है। इत्यादि जो है वो पूरक ऊर्जा इसे प्रदान करते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रम होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त जैविक पदार्थों यानी पोषक तत्वों का निवेश यानी इनपुट करता है तथा भू जैव रासायनिक या जैव भू रासायनिक बायो जियोकेमिकल साइकिल के द्वारा इसको हम समझेंगे पोषक तत्वों का संचरण और प्रकरण करता है। जैसे कि O2 का, जैसे कि इसको समझ लेते हैं O2 के माध्यम से। O2 की एक प्रकार का बायो जियोकेमिकल है। तो O2 हमें कहां से मिलती है, O2 हमें वातावरण से या फिर हम कह सकते हैं कि टी से O2 मिलती है तो जीव के अंतर्गत पहुंचती है और वापस किस प्रकार से पहुंचती है। या फिर हम पानी की बात करें तो वाटर का सोर्स क्या है, तो वाटर का अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या है, तो ये हमें बादलों से प्राप्त होता है। बादल कहाँ से आता है, ये वाष्प से बनती है। वाष्प कहाँ से आती है, तो ये वाष्प आती है महासागरों से। महासागरों के ऊपर धूप गिरती है यानी सूर्य के प्रकाश जो सौरिक ऊर्जा जो इसे चलाती है। फिर महासागरों के अंदर पानी कहाँ से आता है, नदी से आता है। और नदी कहाँ आता है, नदी से वाटर, वाटर से आपके इवेपोरेशन रहेगा और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो इस प्रकार से सौरिक ऊर्जा तथा गौण प्राकृतिक साधनों से प्राप्त पूरक ऊर्जा जिसे सप्लीमेंट्री एनर्जी कहा जाता है, उससे दोनों से इस प्रकार का इकोसिस्टम चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, केवल जो पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम इन चीजों को पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो कई प्रकार के जो इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसके उदाहरण है, जैसे ज्वार के अंतर्गत पाए जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। ज्वार की ऊर्जा से जो तटीय पारिस्थितिकी तंत्रिक है उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप अगर ज्वार की बात करें तो मछलियां हैं, प्लैंकटन है इत्यादि के रूप में जैव तत्वों का अधिक उत्पादन होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, कोरल रफ पाए जाता है। इसी प्रकार से मानव पूरित जो ऊर्जा संपन्न व इस प्रकार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इस प्रकार के जो पारिस्थितिकी तंत्रों की बात करें तो इसमें सौरिक ऊर्जा के अलावा मनुष्य जो है अपने कार्य द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा का निवेश करता है। मनुष्य जब ने स्थायी रूप से जीवन जो प्रारंभ किया है उसने तकनीकी का समावेश किया और तकनीकी के माध्यम से वो अपने लाभ के लिए प्रकृति में अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए और प्रकृति से ज्यादा उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करता है। अब ये ऊर्जा का प्रयोग किस प्रकार से करता है, तो वह क्या करता है कि प्रकृति में बदलाव लाने के लिए विभिन्न प्रकार की खादों का प्रयोग करता है, यानी जो मृदा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वह खादों का प्रयोग करता है। अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्रों, मशीनों, सिंचाई के लिए जल का प्रयोग करते हुए वह इस पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन ला देता है। वहां की उसकी जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में वृद्धि कर लेता है। उत्पादकता का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से अगर कहे कि एक पेड़ है और इस पेड़ पर नेचुरली जो आम लगते हैं वो कम लगे, लेकिन मानव अपने कार्यों के द्वारा कुछ ऐसे परिवर्तन उस आम के पेड़ पर कर सकता है, अतिरिक्त एनर्जी उसके अंदर डाल सकता है, खाद डालकर हो या कीटनाशकों का प्रयोग करके हो, तो वहां की जो पारिस्थितिकी है उसकी उत्पादकता को बढ़ा देता है। तो नेचुरली जितने आम लगने थे उससे कई आम ज्यादा वहां पर लग जाते हैं। जैसा सब्जियों के अंतर्गत आप अक्सर देखते हैं कि नेचुरली अगर चाहे तो इस प्रकार की कई बेलें हैं सब्जी वर्गीय जिसमें लौकी वगैरह है तो उसमें कम लगे, लेकिन उसमें इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग करके उसकी उत्पादकता को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से मनुष्य भी इस प्रकार के इकोसिस्टम को बनाता है। फोर्थ है ईंधन चालित। ईंधन चालित जिसके अंदर हम फ्यूल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अतः यह प्राकृतिक नहीं होता है और मानव जनित पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इससे पहले हमने जितने भी जो पारिस्थितिकी यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ केवल और केवल प्रकृति द्वारा निर्मित ही नहीं होता है, वह मानव निर्मित भी होता है। तो इसमें सूर्य की ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी तो मिलती है, उसके साथ साथ जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल और डीजल के रूप में है, नेचुरल गैस के रूप में है, कोयले के रूप से है, तो इनसे
जो सौरिक ऊर्जा है उसके स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। तो मानव को अगर बात करें तो वह बंद कमरे में रहकर, जिस प्रकार से आप और हम बंद कमरे में रहकर काम करते हैं, तो हमें सौरिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला से एनर्जी उसके अंदर इनपुट की जाती है। और इस प्रकार के जो इकोसिस्टम है मूल रूप से इसको किस प्रकार से विकसित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जनरेट हो। तो इस प्रकार से शहरों, चाहे नगर हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे दूर के जो गांव होते हैं, वहां पर इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होते हैं और यहाँ से जो हानिकारक जो प्रदूषक तत्व है वो वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार से पाया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की विकास की अवस्थाओं के आधार पर ये सारे फैक्ट जो है आपकी सविंदर सिंह जी की पुस्तक में दे रखे हैं। तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है विकास के आधार पर तो 4 प्रकार में बांटा जा सकता है। सबसे पहला प्रारंभिक जो अनुक्रम है उसके आधार पर अगर बात करें तो शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है, रैखिक आहार श्रृंखला यथा प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उस पर निर्भर रहने वाले शाकाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं और सकल जैविक पदार्थ जो है वह कम देखने को मिलता है। यानी वहां पर आपको अजैविक पोषक तत्व देखने को मिलते हैं और जैव विविधता यहाँ पर कम देखने को मिलती है। यानी कम से कम वहां पर जैव विविधता देखने को मिलते हैं। और जितने भी जो जीव होते हैं वो काफी छोटे आकार के होते हैं। यानी प्राथमिक स्तर की बात करें जब पौधा जन्म लेता है तो उस समय की बात करें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे जीव जो होंगे वह असंख्य जीव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस पौधे पर आसपास में बहुत ज्यादा जीव देखने को मिलते हैं और इनका जो जीवन चक्र होता है काफी साधारण होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वह तीव्र गति से आगे से आगे बढ़ते हैं। वियोजक की भूमिका कम महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस समय पौधा डेवलप हो रहा है तो अपघटक जो का कार्य है, जो सड़ाते गलाते हैं, उसकी भूमिका अभी वर्तमान समय में कम होती है। पोषक तत्व यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो विटामिन है, वह धीरे धीरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम से इस प्रकार से पहुंचते रहते हैं। दूसरा जो है वो प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र है। तो वहां पर समुदाय की उत्पादकता कम होती है। उत्पादकता यानी पौधा काफी बड़ा हो गया है तो उस समय यहाँ की जो उत्पादकता है वो घट जाएगी और आहार श्रृंखला इस समय काफी जटिल होगी। आहार श्रृंखला जटिल होने का अर्थ है कि यहाँ पर आहार जाल बन जाता है। जाल किस प्रकार से बन जाता है, जैसे कि अगर हम कहें कि घास है, अब घास को चढ़ने वाला कह सकते हैं मेंढक है, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खा जाएगा। बाज जो है तो वो केवल और केवल इसी के भरोसे, यानी इसी के भरोसे का अर्थ होता है कि जो बाज है वो केवल और केवल इसी पर निर्भर नहीं है कि वह केवल सांप को खाएगा। बाज जो है वह मेंढक को भी खा सकता है और जो ऐसी स्थिति आती है तो सांप को भी हो सकता है कि घास खानी पड़ जाए। तो इस प्रकार से काफी एक जटिल जो आहार जाल है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की विशेषताएं आपको इस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट, क्योंकि आहार श्रृंखला के अंतर्गत अब इस समय यानी जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाते हैं तो पौधे होते हैं, पौधों को खाने वाले यानी पौधे जो हैं आपके उत्पादक हैं, उस पर निर्भर रहने वाले जो जंतु हैं वह उपभोक्ता है। इसके अलावा द्वितीय जो स्तरीय होती है उसमें कीड़े मकोड़े भी विकसित हो जाते हैं। तो इस समय काफी जटिल व्यवस्था देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार का जो चक्र है काफी लंबा चलता है और काफी जटिल भी देखने को मिलता है। पोषक तत्वों के पुनर्जनन में काफी वृद्धि होती है और इस प्रकार से ये जो तंत्र है वह आगे से आगे चलता रहता है। फिर है मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र। जब पर्यावरण में परिवर्तन होने के कारण जब किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे घास का हो, चाहे वन का हो, या तालाब का हो, चाहे नदी का हो, में प्रारंभिक अनुक्रम वाले यानी जो प्रथम प्रकार का हमने जो पारिस्थितिकी तंत्र देखा है तथा जो मैच्योर इकोसिस्टम है उसकी विशेषताएं सम्मिलित रूप में देखने को मिलती हैं, तो वह एक मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र। इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का जो जन्म है वह ज्वालामुखी के उद्भेदन
और हिमकाल के आगमन के कारण या फिर प्रारंभिक अनुक्रम वाले जो पौधे हैं वह प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ होने के बाद जब वो नष्ट हो जाते हैं तो उस प्रकार का ये पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होता है। तो इस प्रकार से बड़े स्तर पर मैंने इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट करने की कोशिश की है। एक बार पुनः जितनी भी जो स्लाइड्स है उनको मैं वापस चला देता हूं। ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो स्थलीय भागों में विकसित होता है, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो जलीय क्षेत्रों में विकसित होता है। फिर इसके भी उपविभाग। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी स्थल है तो स्थल पर कहाँ रहता है, तो स्थल पर कहाँ रहता है तो उसके आधार पर ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो पर्वतों पर विकसित होता है, तो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो निचले स्थान यानी मैदानों में है, किसी रेगिस्तान में है, या ठंडे मरुस्थल में है, या पठारी क्षेत्र में है, तो अलग अलग भागों में इस स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को हम बांट सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जैसे कि स्थल की बात करें, स्थल को हमने बांटा है कि एक माउंटेन का इकोसिस्टम अलग होगा, एक प्लेट्यूज का इकोसिस्टम अलग होगा, एक मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, और एक मरुस्थल का जो पारिस्थितिकी तंत्र है अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो एक नदी का, एक सागर या महासागर या किसी झील का या किसी तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है अलग देखने को मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो कल की जो क्लास है उसके अंतर्गत मैंने काफी विस्तार से आपको समझाया है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि कुछ जैविक तत्व होते हैं, जैविक, और कुछ होते हैं अजैविक तत्व। कुछ जैविक अबायोटिक अबायोटिक होते हैं, और इन को सभी को वापस निर्मुक्त करने के लिए कुछ होते हैं अपघटक। ये अपने पर्यावरण में यानी बीच में क्या रहता है, पर्यावरण। अब पर्यावरण के अंतर्गत ये रहते हुए जैविक घटक, अजैविक घटक और अपघटक एक साइकिल को चलाते हैं, एक सिस्टम को चलाते हैं, उसे हम एक पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब जैविक है और इस जैविक को भी हम 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैविक के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत आपके विभिन्न जो वन इसके अंदर शामिल किया जा सकता है, यानी जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो जीव है वह इसमें शामिल किया जा सकता है, और सबसे बड़ा जो है वह है मानव। तो मानव को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। अजैविक के अंतर्गत अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मृदा है, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व है, जो मिनरल्स पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर हो या जल के अंदर हो, या फिर विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं वह इसके अंतर्गत, यानी मैं वायु लिख देता हूं, तो ये अजैविक पदार्थ। अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक क्या है, ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है। जो सूक्ष्म जीव क्या करता है कि इन जैविक पदार्थों यानी ये जो उत्पादक है उनमें से जो पोषक तत्व प्राप्त किए इसको वापस निर्मुक्त करते हैं। अब जीव की बात करें तो जीव को भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया कि जैविक तत्वों के अंतर्गत एक तो होता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक का अर्थ होता है ये होते हैं हरे पौधे, या इसे हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। फिर होते हैं, यहां पर देखना, रुकिएगा, दूसरे होते हैं उपभोक्ता, ठीक है। उपभोक्ता जो होते हैं ये परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अब उपभोक्ता जो है वह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मृतोपजीवी है, स्वपोषी है। तो ये उपभोक्ता प्रथम जो होंगे वो शाकाहारी होंगे, जो सेकंड उपभोक्ता प्रथम, सेकंड, थर्ड जो है, यानी एक तो हो गए शाकाहारी, एक हो गए मांसाहारी, और एक हो गए सर्वाहारी। तो इसको अलग अलग भागों में इस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। ये पूरा का पूरा जो है ये कहलाता है हमारा इको सिस्टम। अब ये इकोसिस्टम कहीं पर भी बन सकता है। ये इकोसिस्टम जो है यानी जैविक तत्व हो चाहे अजैविक तत्व हो चाहे अपघटक हो, ये किसी पर्वत पर भी मिल सकता है, किसी पठार पर भी मिल सकता है, किसी मैदान के अंदर मिल सकता है,
या किसी झील के अंदर मिल सकता है। यहां तक भी नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि एक पेड़ का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अलग होता है, एक तने का पारिस्थितिकी तंत्र अलग मिलेगा, वहां पर जड़ का पारिस्थितिकी तंत्र अलग मिलेगा, और वहां पर जो पत्तियां हैं उन पत्तियों का पारिस्थितिकी तंत्र अलग मिलेगा। यानी तने पर रहने वाले जैविक जीव जो होंगे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, जड़ में रहने वाले जीव अलग होंगे, और पत्तियों पर रहने वाले जो जीव होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र कहीं पर भी विकसित हो सकता है। जैसे कि एक क्लासरूम के अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, उसमें जो क्रिया चलती है, जिसको मैं साफ कर लेता हूं। एक क्लासरूम का एक छोटा सा उदाहरण लें कि इस क्लासरूम के अंतर्गत भी क्या पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, तो हाँ बनता है। अब किस प्रकार से बनता है? अब क्लासरूम के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या है, एक है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी या विद्यार्थी, और तीसरी है आपकी पुस्तक या विषय वस्तु। इन दो तीनों के बीच कारण यहाँ पर एक इकोसिस्टम बनता है, उसे हम कहते हैं शिक्षा। तो शिक्षा जो है इस ट्राइपोलर के हिसाब से चलती है। इन सिस्टम में से किसी एक को निकाल दीजिए, एक सिस्टम पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, यानी तीनों ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये एक सिस्टम है, ठीक है। और कोई उदाहरण, जैसे कि इकोसिस्टम की अगर बात है, जैसे कि हम बात करें सागर। अब सागर के अंतर्गत कैसे कि जो मैंने कहा कि कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं ये है पादप प्लवक। अगर ये नहीं हो, ये क्या है, ये छोटे छोटे से पौधे होते हैं जो सागर के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो इन पर डिपेंड रहने वाले जो होते हैं, जिसे कहा जाता है जू प्लैंकटन। अब जू प्लैंकटन नहीं होंगे, जू प्लैंकटन यानी इसे कहा जाता है जंतु प्लवक, ये इसको खाकर जीवित रहते हैं। अगर जू प्लैंकटन अगर सागर में से हटा दिए जाए तो इस पर निर्भर रहने वाली जो रहती है वह रहती है फिश। फिश में भी जो शाकाहारी जो मछलियां होती हैं वह इस पर डिपेंड रहती हैं, यानी जो मछलियां हैं वह इस पर निर्भर रहती है जू प्लैंकटन। तो अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होंगे तो फिश कहां से होगी? तो एक सिस्टम यहां पर बन गया। और अगर फिश नहीं होगी तो फिश के अंतर्गत बड़ी मछली, छोटी मछली, शाकाहारी मछली, अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं। और यहाँ पर एक छोटा उदाहरण हम कहें तो जितने भी जो मछली पालक होते हैं या जो मछुआरे होते हैं वह भी नहीं होंगे। अगर मछुआरे नहीं होंगे तो हमारे भोजन की जो आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो कई प्रकार से ये जो स्तर है, ये 1 2 3 जो है वह स्तर पाए जाते हैं। अगर हम कहें कि पादप प्लवक, अब ये क्या करता है, ये भोजन बनाता है। भोजन किस प्रकार से बना? फाइटोप्लैंक्टन क्या है? पादप है। अब ये पादप जो है वो भोजन बनाते हैं। भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो ये बनाते हैं सूर्य से। अब सूर्य से भोजन किस प्रकार से बनता है? तो सूर्य से जो किरणें निकलती है वहां पर एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ये फाइटोप्लैंक्टन भोजन बनाते हैं और अपने आप को पोषण प्रदान करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रभाव किस पर रहता है? फाइटोप्लैंक्टन। अब फाइटोप्लैंक्टन कहाँ नहीं मिलेगा? जहां पर प्रकाश नहीं मिलेगा वहां पर फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा। तो यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन यानी घास, इसको अगर हम एक मैदान पर देखें तो फाइटोप्लैंक्टन एक मैदान के अंतर्गत क्या है? सागर के अंतर्गत तो पाया जाता है पादप प्लवक, लेकिन घास जो है वह पाई जाती है स्थल। ये तो है सागर के अंदर, ये है महासागर के अंतर्गत। लेकिन एक मैदान या घास क्षेत्र की बात करें तो वहां पर प्राइमरी स्टैंड पर जो रोल फाइटोप्लैंक्टन का है वही घास का है। घास पर डिपेंड रहने वाले जो हैं वह विभिन्न प्रकार के जो कीट है और विभिन्न प्रकार के जो चरने वाले पशु है वह इस पर निर्भर रहते हैं। इन पर डिपेंड रहने वाले जो रहते हैं वह विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और सर्वाहारी जो रहते हैं वो इस पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर शाकाहारी है, चाहे या फिर हम गाय ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, भेड़ ले लीजिए, तो ये निर्भर है। अगर ये शाकाहारी जीव है, इनको अगर घास नहीं मिलेगी तो ये पोषण का आप कैसे प्राप्त करेंगे? अब घास जो है वो सर्वाइव कैसे करेगी? घास को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करनी पड़ेगी सूर्य के प्रकाश से। जमीन में से कुछ खनिज
पदार्थों को प्राप्त करना पड़ेगा, जल को प्राप्त करना पड़ेगा, कई प्रकार के खनिज तत्वों को प्राप्त करना पड़ेगा और इस प्रकार से ये सिस्टम लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से एक इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार होता है। तो आई होप यहां तक पूरा आप समझ चुकी होगी कि इकोसिस्टम के घटक या इकोसिस्टम क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम हल्के तौर पर एक बार पुनः इकोसिस्टम के घटक, घटक तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जैविक, अजैविक और अपघटक, तो भी उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इकोसिस्टम की एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो किस प्रकार से क्रियाशील